नमस्कार छात्रों। परिसर अध्ययन भाग 1 की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पाठ तीसरा पृथ्वी और सजीव सृष्टि इसके अंतर्गत शिलावरण और जलावरण इन मुद्दों का अध्ययन करेंगे। बताओ तो, तुम्हें पानी कहाँ से मिलता है? अब आपके मन में जवाब आए होंगे, बांध, नदियाँ या तालाब से। दूसरा सवाल, तुम्हारा घर किन किन आधारों पर बनाया गया है? आप जरूर जवाब देते, जमीन पर, पत्थरों पर या मिट्टी पर। तीसरा सवाल, श्वासोच्छ्वास करने के लिए तुम्हें किसकी आवश्यकता होती है? इस आवश्यकता की पूर्ति तुम कैसे करते हो? सही है, आपने बताया होगा जवाब, हवा, ऑक्सीजन, इन चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है। सही है। चौथा सवाल, पृथ्वी को प्रकाश और ऊष्मा किससे मिलती है? हमने इसका अध्ययन किया है सूर्य से। इन चारों सवालों के जवाब आपको ठीक से विचार करना है और कॉपी में इनके जवाब आपको लिखना है। पृथ्वी के पृष्ठभाग पर कुछ भागों में जमीन और कुछ भागों में पानी दिखाई देता है। पृथ्वी के चारों ओर हवा का आवरण होता है। जमीन पर, पानी में और हवा में सर्वत्र सजीवों का अस्तित्व होता है। पृथ्वी पर होने वाली बहुत सी प्राकृतिक परिघटनाओं का कारण सूर्य है। पृथ्वी पर स्थित जमीन, पानी, हवा और सजीव ये शिलावरण, जलावरण, वातावरण और जीवावरण का प्रतिनिधित्व करते हैं। जीवावरण अन्य तीनों आवरणों में भी दिखाई देता है। चलो हम शिलावरण किसे कहते हैं यह जान लेते हैं। नारियल आपने जरूर देखा होगा। नारियल की बाहरी कवच कठोर होती है। पृथ्वी का भी बाहरी कवच इस तरह बहुत ही कठोर होता है। वह मिट्टी और चट्टानों से बना हुआ है। हम पहाड़ी वाले भागों से यात्रा करते समय भूमि अथवा चट्टानों की परतें देखते हैं। कहीं पर जमीन का बहुत हरियाली वाला भाग दिखता है, तो कहीं पर वीरान जमीन पर बालू ही बालू होती है। जमीन कहीं फसलों से तो कहीं वृक्षों से ढकी होती है। कुछ स्थानों पर वृक्षों की जड़ों से सनी मिट्टी की गहराई में स्थित परतें दिखती है, तो वृक्षों की जड़ों द्वारा फटी हुई चट्टानें कुछ जगह हमें दिखाई देती है। कुछ स्थानों पर पर्वतों की ढलानें होती है, तो कहीं पर चट्टानों की ऊंची ऊंची नोकीली चोटियां भी हमें दिखती है। और यह नोकीली जो चोटियां होती है वह कई बार आपने ज़रूर देखी होगी। पृथ्वी पर पाई जाने वाली जमीन की यह परत शिलावरण का भाग है। पृथ्वी का बहुत सा भाग जो है वो पानी से ढका हुआ है, यह आप जानते हैं। इस पानी के नीचे भी शिलावरण होता है, यानी जो पानी होगा उसके नीचे भी तो ज़मीन होगी, और ज़मीन जो है वह शिलावरण का हिस्सा है। अब पृथ्वी का बाहरी तथा कठोर कवच और उसके नीचे वाली परतों का कुछ भाग मिलाकर ही शिलावरण बनता है। अगर आपसे सवाल हम पूछे कि मिट्टी यह शिलावरण का हिस्सा होगी, तो हाँ, आपका जवाब होगा ज़रूर, मिट्टी शिलावरण का हिस्सा होगी। जो हमें पत्थर दिखाई देते हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें नज़र आती है, क्या वह शिलावरण का हिस्सा होगी? तो ज़रूर वह भी शिलावरण का हिस्सा होगी। पृथ्वी के पृष्ठभाग का लगभग 1/3 भाग जमीन का है। जमीन के परस्पर संलग्न तथा बड़े भाग को महाद्वीप कहते हैं। पृथ्वी की संपूर्ण जमीन अखंड या परस्पर संलग्न नहीं है, यानी कि वह पूरी तरह से जुड़ी हुई नहीं है।
यह 7 महाद्वीपों में विभाजित है और उन्हें हम अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, अंटार्कटिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप नामों से जानते हैं। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, जबकि ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। यह सवाल आपसे पूछा जाएगा कि हमारे विश्व में, यानी कि इस हमारे जो पृथ्वी पर यह जो 7 महाद्वीप है, इनमें से सबसे बड़ा महाद्वीप या सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? उनके नाम आपको याद रखने हैं। सभी स्थानों पर जमीन समतल अथवा समान ऊंचाई वाली नहीं है। यह कई बार आपने अनुभव किया होगा। जब आप घूमते हो तब आपको दिखाई देता है कि कहीं पर ऊंची या नीची ज़मीन हमें दिखती है और उसी ऊंची नीची होने के कारण ज़मीन को विशिष्ट आकार प्राप्त होते हैं, जिन्हें भूरूप ऐसा कहा जाता है। चित्र में तुम मैदान, टीला या टेकरी, पहाड़ी इत्यादि विभिन्न भूरूपों को देख सकते हो। अगला मुद्दा है जलावरण। पृथ्वी के पृष्ठभाग पर सर्वत्र फैले हुए पानी और हिम, भूजल तथा वातावरण की वाष्प जैसे पानी के भंडारों को सम्मिलित रूप में पृथ्वी का जलावरण ऐसा कहते हैं। पृथ्वी के पृष्ठभाग का लगभग 2/3 भाग पानी से व्याप्त है। इसमें से अधिकांश पानी महासागरों में समाया हुआ है। महासागरों का पानी नमकीन यानी कि खारा होता है और इसीलिए हम पीने के लिए उसे उपयोग में नहीं लाते हैं। जैसे अटलांटिक, प्रशांत, आर्कटिक, हिंद तथा दक्षिण महासागर, यह 5 महासागर हैं। महासागर और ज़मीन के सीमा वाले भाग को सागर तट अथवा तटीय पट्टी कहते हैं। तटीय पट्टियों पर अलग अलग आकार वाले जलरूप तैयार होते हैं। उदाहरण के तौर पर समुद्र या सागर, उपसागर, जलडमरू मध्य, आखात यानी प्राकृतिक झील और खाड़ी इत्यादि विभिन्न जलरूप महासागर के ही भाग होते हैं। आपसे सवाल पूछा जाएगा, क्या समुद्र यह महासागर का भाग है? तो आपका जवाब होगा हाँ, समुद्र या उपसागर जो भी है वह महासागर का ही एक हिस्सा है। जमीन पर प्रवाहित होने वाला पानी। पृथ्वी की सतह पर जमीन के ऊपर बहने वाले पानी के कुछ छोटे बड़े प्रवाह होते हैं। इनका पानी नमकीन नहीं बल्कि स्वाद रहित होता है। इन प्रवाहों के नाम नाला, सोता या झरना तथा नदी है। इन जल रूपों में से नाला सबसे छोटा और नदी सबसे बड़ा जल रूप है। नालों और सोतों के आपस में मिलने पर उपनदियाँ और नदियाँ बनती हैं। कुछ स्थानों पर नदी का पानी प्राकृतिक रूप में ऊंचाई से नीचे गिरता है। वहाँ पर प्राकृतिक जलप्रपात तैयार होते हैं। यह आपने कई बार देखा भी होगा। और नदियाँ अंत में जाकर सागर में मिल जाती हैं। अब देखना है सरोवर या झील किसे कहा जाता है। जमीन के गहराई वाले कुछ भागों में पानी के प्राकृतिक रूप में संग्रहित होने से निर्मित हुए बड़े जलभंडार यानी कि जो जल का भंडार होता है उसी को सरोवर या झील कहते हैं। और जो छोटे जलाशय होते हैं उन्हें पोखर या ताल ऐसा कहते हैं। हिम स्वरूपी पानी। फ्रिज में अगर आपने पानी रखने पर कई बार उसकी बर्फ़ बनते हुए आपने देखी होगी, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप पानी जब रखते हो तब अगर 0 डिग्री या उसके नीचे अगर टेम्परेचर चला जाए तो उस पानी की बर्फ़ बन जाती है। ठीक उसी तरह शीत प्रदेशों में बादलों के पानी के कण जो होते हैं वह घनीभूत होने पर उनका हिमकणों में रूपांतर होता है।
ऐसे प्रदेशों में हिमवर्षा होती है। जमीन पर हिम की एक के एक ऊपर परतों के संचय द्वारा उनसे बर्फ बनती है। ऐसी बर्फ की परतों पर परतें संचित होती जाए तो उनका आकार अत्यंत बड़ा हो जाता है। जमीन की ढलान पर से ये परतें अत्यंत मंद गति से नीचे की ओर खिसकती हैं। उनसे हिमनद बनते हैं। समुद्र पर तैरने वाले बर्फ के बड़े टुकड़े या खंड भी होते हैं। उन्हें प्लावी हिम या हिमशिला कहते हैं। भूजल जमीन पर पाए जाने वाले इन जल भंडारों के अतिरिक्त चट्टानों की परतों के मध्य जमीन के अंदर भी पर्याप्त पानी संचित होता है और उसे ही कहा जाता है भूजल। इस भूजल को कुओं तथा नलकूपों में से ऊपर उलीचकर उपयोग में लाया जाता है। बहुत से सरोवरों कुओं को जमीन के अंदर स्थित झरनों से ही पानी मिलता है। अब आपके ध्यान में आ गया होगा, यानी कि पृथ्वी पर स्थित जो भी पानी होता है या पानी के जो भंडार होते हैं उन सभी का समावेश यानी उन सभी को जलावरण इसके तहत शामिल किया जाता है। यानी आपसे अगर सवाल पूछा जाए क्या बांध को जलावरण में हम शामिल कर सकते हैं, या बर्फ या तो हिम या तो वाष्प ये जो है ये जलावरण का हिस्सा है, तो आपका जवाब होगा हाँ, यह सभी जलावरण का हिस्सा है। मैं आशा करता हूँ कि आपको शिलावरण और जलावरण यह दोनों मुद्दों अच्छे से यह समझ में आ गए होंगे और उनका फर्क भी आपको समझ में आ गया होगा। होमवर्क, शिलावरण किसे कहते हैं यह आपको लिखना है। दूसरा सवाल आपसे है कि जो भी समुद्र द्वारा मिलने वाला भोजन होता है इस पर आपको विचार करना है, उसकी जानकारी प्राप्त करना है और 10 पंक्तियाँ आपको लिखना है। जैसे समुद्र से हमें मछली, अन्य समुद्र जीव, नमक, इस तरह जो भोजन की सामग्री मिलती है या जो भोजन मिलता है उसे ध्यान में रखते हुए आपको विचार करना है, जानकारी प्राप्त करना है और 10 पंक्तियाँ आपको लिखना है। थैंक यू।